साइको किलर कौन सी हद पार कर सकता है, यह आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस में देखा ही होगा। तो चलिए एक नई कहानी की ओर। यह घटना भी एक साइको किलर पर आधारित है, जो तमिलनाडु के मद्रास शहर से जो अब चेन्नई बन चुका है। और इसी शहर में एक ऐसा दौर चल रहा था जहां रिक्शा में बैठने से लोग डर रहे थे। इसके पीछे की वजह थी ऑटो शंकर, जिसने मद्रास की सड़कों को एक खौफनाक मौत की सड़क बना दिया था। तो आज की यह कहानी है इसी शंकर से संबंधित, जिसने शराब, सेक्स, खून और शबाब जैसे तमाम घिनौने काम किए। गौरी शंकर एक ऐसा साइको या एक सीरियल किलर कह सकते हैं, जिसने 9 से ज़्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वो एक इतना भयानक इंसान था जो लड़कियों को पहले अगवा करता और उसका मन भरने के बाद उसके दोस्तों में बांट देता, और जब उसके दोस्तों का भी मन भर जाए तो वो उन्हें जला के उसकी राख को बंगाल की खाड़ी में फेंक देता। समाज में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप संभल के रहें और हमेशा चौकन्ने रहें। तो चलिए जानते हैं ये कहानी विस्तार में। गौरी शंकर का जन्म साल 1955 में वेल्लोर नाम के तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। उस वक्त तमिलनाडु के ज़्यादातर लोग बेरोजगारी के चलते काम के लिए मद्रास में जाया करते। उस राज्य के लिए मद्रास मुंबई जैसा हुआ करता, जहां लोग अपने सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ आया करते। और गौरी शंकर भी इनमें से ही एक था, जो आंखों में सपने लिए काम की तलाश में मद्रास आ गया। फिल्मों का शौकीन और पेंटिंग्स में दिलचस्पी रखने वाले शंकर को मद्रास भाग गया था, और वो मद्रास के पेयर नगर में पेंटिंग का काम करने लगा और वहीं पे एक छोटे से घर में रहने लगा। पेंटिंग करते करते उसने ऑटो चलाना भी सीख लिया। और उस समय मद्रास आज के जैसा विकसित शहर नहीं था। जो तिरुवनमयूर आज चेन्नई के पॉश एरिया में आता है, वो उस समय बहुत सुनसान शहर हुआ करता। तिरुवनमयूर से लेके महाबलीपुरम जो इलाका है, ये मछुआरों का हुआ करता था। इतना शांत इलाका हुआ करता कि पुलिस कभी पेट्रोलिंग करने भी नहीं आती। और यही सुनसान इलाका अवैध शराब का अड्डा बन गया था, जहां कोई शक भी नहीं कर सकता। अब गौरी शंकर एक ऑटो ड्राइवर से एक कदम आगे बढ़ गया था। वो ऑटो चलाने के साथ साथ ऑटो में तस्करी किया करता, अवैध शराब की तस्करी। 80 का जो दौर था, ये मद्रास के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अनस्टेबल था। और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में जो भी होता है, उससे एक आम आदमी के जिंदगी में भी बहुत फर्क पड़ता है। इस समय तमिलनाडु के सरकार ने राज्य में शराब बैन कर दी, और बैन एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। और फिर क्या, इसके बाद शराब की कालाबाजारी होने लगी। और इसी में एक नाम गौरी शंकर का भी था। गौरी शंकर के पास तिरुवनमयूर के सुनसान होने का बहुत फायदा था। इस इलाके में अवैध शराब के ठेके लगने लगे थे, और इसी शराब को ले जाने और बेचने में रिक्शाओं का इस्तेमाल होने लगा। तो सोचिए, क्या आप किसी रिक्शा वाले पर संदेह कर सकते हैं? बड़ी चालाकी से ये सब होने लगा। गौरी शंकर इतना आगे बढ़ चुका था कि तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम तक वो सबसे ज्यादा शराब सप्लाई करने लगा। इसी के चलते उसे शराब, फिल्म और शबाब का नशा चढ़ गया। वो एक कदम और आगे बढ़ गया और ऑटो शंकर ऑटो से लड़कियां भी तस्करी करना शुरू कर दी। यहाँ से उसकी एंट्री मद्रास के हाई सोसाइटी में होती है। देह व्यापार यानी लड़कियों को बेचना। उसने अपने खुद का एक गैंग बना चुका था, और उसी का भाई उसका राइट हैंड हुआ करता। और साथ में 2 और खास, एल्डेन और शिवाजी, और करीबन 10 लोग और जो इस खतरनाक गैंग के लिए काम करते हैं। लेकिन गौरी शंकर का भरोसा सिर्फ मोहन, एल्डेन और शिवाजी पर था। मोहन जो उसका भाई था। यहाँ पे सभी बड़े कामों को सफाई से अंजाम दिया जाता। स्थानिक प्रशासन भी इससे परेशान हो गया था। साथ ही देह व्यापार का धंधा भी शिखर पर चल रहा था। पेरियार नगर में उसका अड्डा हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं थी और बहुत ही एक छोटी जगह होने के कारण कोई संदेह नहीं करता। और ये काला धंधा पेरियर की छोटी सी झुग्गियों में होने लगा। और जब यह बहुत ही ऊंची शिखर पे पहुंचा, तो इसकी एक ब्रांच मद्रास की साउथ की एक मशहूर और व्यस्त सड़क एलबी रोड की लॉज में खोल दिया गया। यकीन नहीं कर सकते, बट उसके साथ वहाँ के कुछ पुलिस वाले भी उसका साथ देने लगे। और सबसे ज़्यादा मशहूर वो तब हुआ जब उसने मिनिस्टर और बड़े ऑफिसर्स को लड़कियां सप्लाई करना शुरू किया। अब गौरी शंकर पीछे मुड़ के कतई नहीं देखने वाला था। उसका मुनाफा 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी बेफिक्री में वो रहने लगा कि मद्रास में अब वो कुछ भी कर सकता है। मद्रास को वो अपना घर ही मान बैठा था।
और कई खतरनाक वारदातों को अंजाम देना उसने शुरू कर दिया था। फिल्मों का शौकीन होने के कारण उसे डांस बहुत पसंद था। वो अक्सर फिल्मों की दुनिया में ही रहता और यही सब देखकर उसे लड़कियों की छेड़खानी करने का, वो बलात्कार करने के विचार आने लगे। दिन बढ़ते गए, धंधा बढ़ता गया और फिर एक दिन समय ने गुलाटी मार दी। साल 1987 पुलिस के मुताबिक एक युवा महिला ललिता शंकर ये पहली पीड़िता थी जिस पे शंकर का खौफ बरस चुका था। वो शंकर से छुटकारा चाहती थी, इसलिए वो अपनी एक साथी सुधा लाई सुधु के साथ वहां से भाग निकली, लेकिन उसका पीछा करा गया और उसे पेडियार नगर वापस लाया गया। यहाँ पे लाकर इनकी हत्या कर दी और लाशों को जला दिया गया और अवशेष एक कंबल में लपेटकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिए गए। इसके कुछ समय बाद शंकर का सामना मोहन, गोविंद, संपत से हुआ, जिन्होंने कुछ महिलाओं को एलबी रोड लॉज से ले जाने का प्रयास किया और फिर बड़ा झगड़ा हुआ। होना क्या था, तीनों ने इतना पीटा कि उनकी वहीं मौत हो गई और फिर उन्हें पेडियार नगर लाके लाशों को जला दिया और अवशेष वहीं दफना दिए। इन 5 हत्याओं के बाद उसने रवि नाम के लड़के की भी हत्या कर दी। 24 दिसंबर 1987 को इद्रज रामचंद्र का निधन हो गया और जनवरी 1988 और 1979 के बीच महाराजनीतिक संकट का दौर रहा। ऐसी स्थिति में वहां राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स में चेंजेस होने पर एक आम आदमी के जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी पड़ रहा था। पुलिस शंकर को पकड़ नहीं पा रही थी और इसके चलते पीड़ितों के घर वाले पहुंचे सीधा राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर के पास। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक जफर अली को मामले की जांच के आदेश दिए और एक नई टीम बनाने के आदेश दिए। इसी टीम में पड़ोसी तिरुवन्नमलई के जिले का एक पुलिस कांस्टेबल भी था जो शंकर के प्रभाव में था, जो शंकर से परिचित था और अच्छी तरीके से उसे जानता था। इसके इनपुट पुलिस को बहुत काम आए और शंकर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उससे सारे हत्याओं की पूछताछ की और पुलिस ने फिर उसके घर की तलाशी ली। 1988 में उसके घर से 3 लोगों के कंकाल मिले, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मीडिया में आई और मीडिया भी उस समय अपना काम बेहद अच्छी तरीके से निभाती थी और मीडिया ने उसे नया नाम दिया, ऑटो शंकर। शंकर के साथ मिले कुछ पुलिस वालों के भी नाम सामने आए और उन्हें ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया गया। शंकर को बाद में मद्रास जेल भेजा गया, जहां से अगस्त 1990 में भागने में वो सफल रहा। बाद में उसे उड़ीसा के रूरकेला से गिरफ्तार किया गया और इसके भागने के प्लान में उसके साथ 3 जेल वार्डन को गुनहगार बताया गया और निलंबित किया गया। शंकर के भाई मोहन सिल्वा जेल वार्डन कनन बलम और रहीम खान को अपराधी षड्यंत्र रचने के लिए 6 महीने सक्षम कारावास की सजा सुनाई। अब यहाँ से इसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक शंकर पर रवि, ललिता, सुधालई, मोहन, गोविंद, संपत की हत्याओं का मुकदमा चला। इन लोगों को मारने के बाद या तो जला दिया गया था या घर के अंदर दफना दिया गया। शंकर ने कोर्ट के सामने अपनी सुरक्षा में एक चौंकाने वाला जवाब दिया कि सभी हत्याओं के पीछे सिनेमा जिम्मेदार है। जी हाँ, सिनेमा। उसे सिनेमा में दिखाए क्राइम के वजह से ही ये सब हुआ। उसे सिनेमा देखकर प्रेरणा मिलती थी और वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क ही भूल जाता। इस बात को उस समय के एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस ने भी एडमिट किया था कि सिनेमा से सीखकर ही उसने अपने अपराधों को अंजाम दिया। परंतु बाद में जो भी शंकर ने बताया वो बहुत हैरान करने वाला था। उसने अपने कबूलनामे में कहा कि जिन भी लड़कियों को उसने किडनैप किया था वो सब पॉलिटिशियंस के लिए थी। उसने कहा कि जब पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल करते तो वो उन्हें मारकर समंदर में फेंक देता। बट इसके बावजूद भी एक भी पॉलिटिशियंस पर केस नहीं दर्ज हुआ, ना ही किसी का नाम सामने आया। कोर्ट में मामला सामने आने के बाद साल 1988 से साल 1979 तक 2 साल के बीच हुए 6 मर्डर के लिए ऑटो शंकर और उसके खतरनाक गैंग को दोषी ठहराया गया। शंकर को एल्डिन और शिवाजी के साथ मौत की सजा सुनाई और बाकी के कैदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी क्रम में 4 साल तक जेल में बंद रहने के बाद 27 अप्रैल 1995 को तालिम सेंट्रल जेल में उसे फांसी लगाई गई। आतंक खत्म हो गया, गैंग इनएक्टिव हो गई। तो ये दिल दहला देने वाली कहानी थी ऑटो शंकर की। हम ऐसे ही क्राइम की स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।